उफ, ये पाखी का ताना बाना, भाई इसका क्या कहना। अब वो क्या है ना कि हमारी जो पाखी हैं वो विराट से रेस्टोरेंट में मिले तो ठीक है, विराट का हाथ पकड़ ले तब भी ठीक है, लेकिन यही काम जब उनकी पत्नी करें, यानी कि विराट की पत्नी, तो उनको उससे प्रॉब्लम है और फिर शुरू होती है तानों की बरसात। लेकिन चिंता मत कीजिए, इस बार तो हमारी सई ने भी दिया है मुंह तोड़ जवाब। वैसे भी थोड़े दिनों में विराट के रूम शिफ्ट होने वाली है, तो इसे ये सब करने में भी क्या जरूरत है? बस बाकी दीदी, आप मेरे पति से मिलने के लिए उन्हें घर के बाहर बुलाती हैं, वो ठीक है। आप कैफे में पूरी दुनिया के सामने उनके कंधे पर सिर रखकर रोती हैं, वो ठीक है। बस समझी? वही तो मैं भी कह रही हूँ बाकी दीदी, मेरे और मेरे पति के खिलाफ बकवास करना प्लीज बंद कर दीजिए। बहुत हो गया बाकी दीदी। तुम देख रहे हो संध्या, ये कैसे बात कर रही है मुझसे? अब तुम्हारे इससे के बारे में क्या कहेंगे? तुम्हारी बेटी मुझसे बदतमीजी की जा रही है और तुम चुपचाप खड़े खड़े देख रहे हो। खैर, तुमसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। ऐसा क्यों होता है ये तो हम सब जानते हैं। जब जब सई और विराट एक दूसरे के करीब आते हैं तो भाई उस पर सबसे ज्यादा ऐतराज किसी और को नहीं, ये पाखी को तो होता ही है। अब पति पत्नी हैं तो एक दूसरे के पास तो रहेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन घर के लोगों ने ही इस सिचुएशन को कैमरे में कुछ इस कदर कैद किया और घर में सई और विराट की तस्वीर दिखाकर बड़ा सा ड्रामा क्रिएट कर दिया। दिए जलाकर अपने घर को रोशन करते हैं और तुम अपनी हरकतों से हमारे खानदान का नाम काला कर रहे हो। अब मौका तो पाखी को चाहिए होता है हमेशा सई को सुनाने का, तो देखिए पाखी ने वही किया जो वो हमेशा करती है। अब पानी सर से ऊपर जाएगा तो भाई कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, तो सई ने भी इनकी फालतू बातों को बर्दाश्त नहीं किया और वो शुरू हो गई। उसने भी क्या सॉलिड जवाब दिया है पाखी को, उसकी तो बोलती ही बंद हो गई। आप मेरे पति से मिलने के लिए उन्हें घर के बाहर बुलाती हैं, वो ठीक है। आप कैफे में पूरी दुनिया के सामने उनके कंधे पर सिर रखकर रोती हैं, वो ठीक है। उनके कमरे के बाहर इंतजार करती हैं, वो ठीक है। देर रात उनके कमरे में जाकर मिलती है मेरी गैर मौजूदगी में, वो भी ठीक है। लेकिन अगर मैंने खुद अपने पति को हक कर लिया तो वो आपको गलत लग रहा है? क्यों? उसमें क्या गलत है? क्या प्रॉब्लम है आपको? खैर अब काकू भी तो सई को उल्टा पुल्टा बोल रही है, उन्हें इस घर का वारिस चाहिए। इस तरह दुनिया के सामने नुमाइश करने की कोई जरूरत नहीं है। और इतना ही है तो मैं तो कह रही हूँ ना कि बच्चा पैदा करो, इस खानदान को वारिस दो। घर में कलेश बढ़े, झगड़ा हो, उससे आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन दोस्ती हो, लोगों में प्यार हो, उससे आपको प्रॉब्लम होती है। और घर के ऐसे माहौल में आपको खानदान का वारिस चाहिए। बस, मुझे और कोई बात नहीं करनी इस बारे में किसी से भी। घर में क्या हो रहा है, कौन खुश है, कौन दुखी है, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। अब सई भड़क कर अपने कमरे में चली गई है। विराट सब कुछ समझता है, तभी तो सई के पास वो जाएगा और उसे आराम से समझाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, ये प्यार इश्क मोहब्बत भी ना कमाल की चीज होती है। इंसान को दिल के हाथों मजबूर होना पड़ता है। आप चाहे लबों तक अपना इश्क लाए या ना लाए, आपका दिल जो है वो हाल आपका बयां कर ही देता है। अब सीरियल इमली में ही देख लीजिए, यूं तो इमली और आदित्य अलग अलग हो चुके हैं, दे कूल विद इट, लेकिन जब हुआ आमना सामना और आदित्य ने कर दिया इमली को इग्नोर, ओहो, ये बात तो इमली को भी हजम नहीं हुई।
आदित्य ही तो है जो बाइक पे सवार होकर अपने ऑफिस पहुंच गया है। अब उसने अपने सामने इमली और आर्यन को देखा, लेकिन ये क्या, इमली की ओर बिना देखे वो इमली को क्रॉस किए सीधा आगे बढ़ गया। अब आदित्य ने इमली को इस कदर इग्नोर किया कि ये बात लगता है इमली को हजम ही नहीं हो रही है। उसके बाबू साहब आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब इमली के मन में तो यही सवाल चल रहा है, लेकिन इमली आप शायद नहीं जानती हैं कि आदित्य आपको कुछ रियलाइज करवाना चाह रहे हैं। मेरा तो ये था कि यार मेरा आर्टिकल छपा है तो मेरा पति आके मुझे कुछ बोलेगा, खुश होगा, कुछ तो करेगा। पर ये है, ये जो शक्ल है। और रही दूसरी बात, तो वो आर्यन के साथ देखना आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, और आप है कि जब देखो जब किसी न किसी तरीके से आर्यन से मिल ही जाती हो। अब जब आदित्य को ये पता चलेगा कि आप आर्यन के घर में रहने चली गई हैं, उस वक्त सोचिए उसका रिएक्शन क्या होगा। मजबूरी तो मेरी थी। नहीं, मेरी भी थी। नहीं, मजबूरी मैं मजे में नहीं आई हूँ, प्लीज। मोस्टली मजबूरी मेरी थी। अरे मेरी माँ ने मजबूरी मेरी थी तो मुझे आना पड़ा इनके साथ। मजबूरी क्योंकि माँ ने जबरदस्ती कहा कि जा इसको ऑफिस ले जा अपने साथ। इसे भी नहीं आना था, मुझे भी नहीं आना था अपने साथ में। अच्छा बोले, लेकिन क्या करें, माँ की बात टाल नहीं सकते। अब यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है कि आप आर्यन के घर में अभी रहने गई हैं, लेकिन कुछ दिनों में आप उसके दिल में भी रहने लग जाएंगी। उसके बाद आपके लिए ये बहुत भारी पड़ जाएगा कि कैसे आर्यन को अपनी जिंदगी से निकालें। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल कुंडली भाग्य में करण और प्रीता की बेटी पीहू जो है वो किडनैप हो गई है, और इसके लिए डिटेक्टिव्स को हायर कर लिया गया है। बट इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। पूछिए क्यों? क्योंकि भाई जासूस का काम तो हमारी टीवी की बहुएं बखूबी करती है ना। इन शॉर्ट प्रीता को दे दीजिए काम। अब आप दें या ना दें, ऑफिशियली लगा लीजिए शर्त, ढूंढ कर तो हमारी प्रीता ही लाएगी पीहू को। मुझे तेरी बच्ची को वापस कर दो। अगर तुम्हारी हमसे दुश्मनी है तो हमसे निकालो ना, छोटी सी बच्ची से क्यों? बच्ची वापस करने की कीमत है 2 करोड़। 2 करोड़ कैश दो और अपनी पीहू को ले लो। जो करना है करो, पीहू को घर लेकर आओ प्लीज। दिल्ली में शादी रचाकर देखिए कैसे फटाफट से आ गई है ये दुल्हनिया अपनी कर्म भूमि पर। जी हाँ, ये श्रद्धा आर्या ही तो है, यानी कि आप सबकी प्यारी प्रीता, जिसके हाथों से मेहंदी का रंग छूटा ही नहीं है, उसे लौटना पड़ गया काम में। अब इस सीरियल की दुनिया ऐसी ही होती है। यहाँ पर एक काम को भी उतना ही तवज्जो दिया जाता है जितना कि पर्सनल लाइफ को। ये बात हर कलाकार अच्छे से जानता है। अब प्रीता, आपको पता है क्या आपकी गैर मौजूदगी में यहाँ क्या से क्या हो गया? ये बेचारी पीहू किडनैप हो गई है, और जैसा कि दर्शक जानते हैं, ये पीहू को किडनैप करने वाली कोई और नहीं बल्कि सोनाक्षी है। ये प्रीता को घर में वो बदनाम करना चाहती है, करण को अपने करीब लाना चाहती है। कुछ ऐसे ही इरादे तो हैं सोनाक्षी के। बच्ची वापस करने की कीमत है 2 करोड़। 2 करोड़ कैश दो और अपनी पीहू को ले लो। आई एम वेरी क्यूरियस, क्योंकि शर्लिन के होते हुए ये ऐसा कांड किसने कर दिया? खैर, अब लूथरा परिवार में डिटेक्टिव आ गया है। वो पूरी छानबीन करेगा, सब लोगों से पूछेगा, सीसीडी कैमरा भी चेक करेगा और पता लगाएगा कि आखिर पीहू को किडनैप किसने किया है। अब भी डिटेक्टिव साहब आपसे इतना ही कहेंगे कि आपको जितना पता लगाना है ना, लगा लीजिए, क्योंकि आपकी ये डिटेक्टिव गिरी यहाँ पर काम नहीं आने वाली है।
पीहू का पता कोई और नहीं बल्कि जासूस बहू प्रीता ही लगाएगी। ये बात हम तो बड़े अच्छे से जानते हैं, तो आप तो जाने ही दीजिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। साथिया आहा, जी हाँ, ये फिल्म भी 90s की थी। और क्या फिल्म थी, टू बी प्रिसाइज 1998। ना सिर्फ फिल्म कमाल थी, गाने भी अमेजिंग थे। एंड फॉर वंस विवेक ओबरॉय का जलवा भी कमाल था। जस्ट जोकिंग, ही इज अ गुड एक्टर, नो डिनाइंग द फैक्ट। बट हम फिल्म की नहीं, हम तो सीरियल की बात करेंगे। साथ निभाना साथिया। अच्छा बताइए, तवे पर आप क्या करते हैं? बेतुका सवाल नहीं है, रोटियां बनाते हैं लोग। लेकिन गहना की बहन स्वरा का बस चले तो वो अपनी बहन की हाथ की रोटी बना दे। देखिए कैसे। धमकी किसको दे रही हो? हाँ, अगर मेरे साथ एक और गेम खेला ना तो तुम्हारी जिंदगी का एक एक पल जला दूंगी मैं। What? रे। बाप रे बाप, गहना की छोटी बहन स्वरा तो वाकई में वैम्प निकली। जरा देखिए इसके इरादे कितने खतरनाक है। पलक झपकते ही गहना का हाथ कुछ ऐसे मरोड़ दिया और फिर उसका हाथ जलाने की धमकी भी दे रही है स्वरा। अगर मेरे साथ एक और गेम खेला ना तो तुम्हारी जिंदगी का एक एक पल जला दूंगी मैं। अब स्वरा इस हद तक गिर सकती है, गहना को लगा ही नहीं होगा। लेकिन स्वरा ने ऐसा किया है। एक तरह से कहे तो वो गहना को टॉर्चर कर रही है। वो आई है तब से डे 1 से मुझे परेशानी कर रही है, क्योंकि उसका मकसद भी कहीं ना कहीं कनक भाभी से मिलता जुलता ही है। वो भी पैसों के पीछे पड़ी है। घर में उसे बड़ी बहू का दर्जा चाहिए तो वहीं ये बा को भी भड़का रही है गहना के खिलाफ। अब गहना को तो पता है कि बा को खाने में मूंगफली बिल्कुल नहीं सूट करती है और स्वरा ने जानबूझकर खाना बनाया और उसमें मूंगफली मिक्स कर दी। बा को हो गई एलर्जी और उसके बाद पूरा इल्जाम गहना पर लगा दिया। एक मिनट, आज का खाना गहना ने बनाया है ना? इतना बड़ा गेम क्यों गहना? नहीं, ये झूठ है। बा मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया है। बा, कुछ खाना मैंने बनाया है, कुछ खाना उसने बनाया। तो मुझे नहीं पता कि किसमें सिंगदाना आया है, क्या आया है। और क्योंकि बा ने खांसना चालू किया तो मुझे अचानक से रियलाइज होता है कि खाने की वजह से ही कुछ हुआ। अब इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया है गहना के खिलाफ, तो भाई गहना जरा संभल कर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये स्वरा जितनी दिखती है ना उससे 4 हाथ आगे है। मोटा भाई को अपने बस में कर लिया है तो वही घर वालों को भी तुम्हारे खिलाफ भड़का रही है। अब एक काम करो, फटाफट से जाओ कनक भाभी के पास, क्योंकि आपने सुना होगा ना, लोहे को लोहा ही काटता है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे डीडीएलजे का एक और गाना था जो बहुत ही अल्टीमेट हिट हुआ था, बड़ा रोमांटिक सा था और रोमांस भी ख्वाबों ख्यालों वाला, यानी मेरे ख्वाबों में जो आए। जी हाँ, वैसे ये ख्वाबों ख्यालों में रोमांटिक होना ना बड़ा इंटरेस्टिंग रहता। जो इंसान हकीकत में ना कर पाए वो सपनों में कर बैठता है। जैसे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु और अक्षरा का रोमांस भाई सपनों तक ही सीमित है फिलहाल तो।
कहने को अभिमन्यु से प्यार नहीं करती है अक्षरा, लेकिन अगर वो प्यार नहीं करती है तो भला बार बार उसके सपने में अभिमन्यु क्यों आता है। अब अक्षरा आपको इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि तुम्हें प्यार है तो केवल अभिमन्यु से। अब पगली इतना भी नहीं समझती है कि जिसे प्यार करोगी, जिसके बारे में दिन रात सोचोगी, वही तो सपने में भी आएगा। अब देखिए खुद को किताबों में गुम रखने वाली अक्षरा के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये अक्षरा को भी नहीं पता कि वो सपना भी देख रही है। क्या बात कर रही हो? तुम्हें नहीं पता तुम सपना देख रही हो? इसलिए तो मैं शॉक हुई थी। इसलिए तो मैं शॉक होके ऑलमोस्ट गिरने ही वाली थी कि हमारे हीरो साहब आ गए हमें बचाने, फिर से बचाने के लिए, मुझे रियलाइज करवाने के लिए कि हाँ कि तुम भी प्यार कर। यही है वो इंसान। Yes. मुझे नहीं पता, मैं तो हुई नहीं, मैं तो इसके सपने वाला भी हूँ। यहाँ तो मेरे सपने में अभिमन्यु जवाब देता है, बोलो। बताओ, तंग करे, मेरे ही सपने में मुझे तंग करे, रियलिटी में मुझे परेशान करे, मैं इसको सपने में भी ना करूँ। अच्छा तो फिर फेयर इनफ है। फेयर इनफ मतलब ये फेयर है। दिस इज द मोस्ट अनफेयर थिंग, दिस इज फेयर फॉर यू। अब अक्षरा ये पढ़ाई तो होती रहेगी, लेकिन भाई पढ़ाई के साथ साथ प्यार की पढ़ाई भी तो जरूरी है। अभिमन्यु आपको कितनी मोहब्बत करता है, लेकिन आपने उसके प्यार को ठुकरा दिया है। तो अब बारी आपकी है, सपने को हकीकत में बदल दो और अभिमन्यु से अपने प्यार का इजहार कर दो, वरना बहुत देरी हो गई ना तो लड़का भाव खाने लग जाएगा। अब तो इसको रियलाइज हो ही गया है कि मुझे प्यार है। ना बोलते रियलाइज हुआ, ना बोलने से पहले रियलाइज हुआ। आई थिंक पहले हाँ, इधर उधर आगे पीछे हो गया था रियलाइज। उसको पता है कि अभिमन्यु, लेकिन स्टबर्न पीपल यू नो, एक बार डिसाइड कर लिया, सोच फैमिली। एक मिनट, फैमिली है तो फिर वो क्या अभीरा क्या थे? अभीरा वैसे अक्षरा सपना देख रही है तो क्या हुआ, अब उसका सपना पूरा होने में वक्त लगेगा, लेकिन उसके लिए वो इंतजार करेगी। फिलहाल तो अभी वो तैयारी कर रही है अभिमन्यु के जन्मदिन की। जी हाँ, अभिमन्यु का जन्मदिन है जिसके लिए अक्षरा ने खास तैयारी की है। और वही दूसरी ओर अगर अभिमन्यु के घर हम जाते हैं तो हमने देखा कि बेचारा अभिमन्यु तो उदास है। अभिमन्यु की माँ ने अपने बेटे को जन्मदिन की बधाई दी और मुंह मीठा करवाया। वो लोग चीयर करने की कोशिश कर रहे हैं मुझे बर्थडे का दिन है, चाहते हैं कि मैं आज के दिन तो खुश रहूं। अभी डिसाइड किया है कि वो बर्थडे नहीं मनाएगा, तो वो खुश नहीं है, बर्थडे नहीं मनाएगा, उसको मनाना नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली जितने भी लोग उससे प्यार करते हैं वो सब सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभिमन्यु है जिसे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। अब भाई अभिमन्यु अस्पताल पहुंचिए, देखिए फिर कैसे आपको सब कुछ अच्छा लगता है। Happy birthday to you, happy birthday dear Abhisar, happy birthday to you। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे 90s के बॉलीवुड से और हमारे स्टाइल से इंस्पायर हो गए हैं सीरियल अनुपमा वाले भी। तभी तो देख लीजिए बाबूजी और बाकी 50th एनिवर्सरी, और यहाँ पर भी थीम पार्टी है 90s का बॉलीवुड। बट दैट इज नॉट द स्टोरी। द स्टोरी इज की सारी तैयारियां की है अनुपमा ने और काव्या जो है वो कर रही है उफ बवाल।
इसे कहते हैं खुशियाँ, जो कि अनुपमा की वजह से एक बार फिर से शाह परिवार में आ गई है। जी हाँ, बा और बापूजी की शादी की 50वीं सालगिरह है। अब शादी की गोल्डन जुबली है, तो इसके लिए सब कुछ गोल्डन होना चाहिए ना। बा और बापूजी को आज अपने दिनों में ले जाएंगे अनुपमा और वनराज। जरा देखिए कि कैसे DDLJ के शाहरुख और काजोल बने हैं बा और बापूजी। बापूजी की 50वीं सालगिरह है शादी की, और उसी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि इतना ज़्यादा अभी ड्रामा हुआ है। कुछ बड़ा सेलिब्रेशन होना चाहिए बिकॉज इट्स अ वेरी बिग थिंग कि आपने 50 साल किसी के साथ गुजारे हैं। अब इनके मेहंदी का फंक्शन इतना अनोखा होगा, ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा। वनराज को देखिए, अनुपमा को देखिए, और हाँ, बाकी सब पर भी जरा नजर डाल लीजिए। बापूजी की खुशी सबको रास आ रही है। ये केवल काव्या को नहीं, वो भले ही सजी सवरी है, लेकिन उसे तो अब भी लगता है कि अनुपमा को ही सब प्यार करते हैं। नाराज तो होंगी बिकॉज मैं वाइफ हूँ और वो एक्स वाइफ है। There's a reason कि हम किसी को एक्स क्यों कहते हैं, राइट? हाँ, हम सब लोग बहुत खुश हैं सिवाय काव्या के, बिकॉज पूरी फैमिली साथ में आ गई। फैमिली खैर, अब खुशी के मौके पर खुशियाँ ही मिले तो ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन टीवी सीरियल में ये खुशियाँ कब तक बरकरार रहे ये किसी को नहीं पता। आज यहाँ पर खुशी है तो अगले ही पल गम भी हो जाता है। ये कुछ ऐसा ही देखने मिल सकता है आने वाले अनुपमा के ट्रैक में। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, रणविजय सिंह जो है वो शार्क टैंक के नए सीजन में नजर आएंगे। अब इससे पहले कि हम पर्दे पर ये नया सीजन देखें, एक वीलॉग तो बनता है भाई, रणविजय ने बनाया है तो ऐसे में देखना तो बनता है। मैं आपको एक्चुअली दिखाना चाहता हूँ कि हमारा जो सेट है शार्क टैंक इंडिया वो कैसा है। वेलकम टू द टैंक। अरे व्लॉगर भी आए हुए हैं, अलग अलग टीम्स, अलग अलग पिक्चर्स। ज्यादा आप दिखा नहीं सकते, ये हमारे एपिसोड पे आएगा। क्या कर रही हैं आप? हाय गाइस, सास बहू और साजिश की टीम के साथ आपने बहुत सारी सीरियल्स के सेट्स तो विजिट किए ही होंगे। आज SBS ओरिजिनल्स आपको लेकर आ गया है एक रियलिटी शो के सेट पर, यानी शार्क टैंक इंडिया के सेट पर, जिससे हमें होस्ट करने वाले हैं कोई और नहीं। What's happening guys? क्या हाल है? हेलो रणविजय, आज SBS ओरिजिनल्स को आप कहाँ लेकर जाओ? मैं आपको एक्चुअली दिखाना चाहता हूँ कि हमारा जो सेट है शार्क टैंक इंडिया वो कैसा है, कितना टेक्निकल है, बिहाइंड द सीन्स क्या चलता है, और सेट की भी थोड़ी सी झलक दिखा सकता हूँ मैं, अगर आप इफ यू आर नाइस। अच्छा, मैं ये पूछूंगी कि कोई राज खोलने वाले हैं? राज तो आपको 20 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सोनी पे पता लगेगा। नहीं, कुछ थोड़ी सी मैं आपको शायद स्नीक पीक दे सकता हूँ। चलिए, होप करते हैं कि ये टूर हमारा भी अच्छा हो। मजा आएगा। चल, आप लोग आ गए हैं शार्क टैंक इंडिया के सेट पे। मैं हूँ शार्क टैंक इंडिया का होस्ट रणविजय। ये है वो टनल जहाँ पर जो हमारे पिक्चर्स हैं बहुत तैयारी करते हैं, नर्वस रहते हैं, और इस टनल से ही जाते हैं, और उनकी पूरी लाइफ का जो सपना है उनके बिजनेस का, उसके बीच में, और जो उनका सपना पूरा करने वाले हैं शार्क्स, ये दरवाज़ा है। तो यहाँ पर वो जो लास्ट प्रेपरेशन होती है, नर्वसनेस, किसी को फ़ोन करना है, कोई प्रार्थना करनी है, आपस में डिस्कस करना है, जो लास्ट की जो प्रेपरेशन होती है वो यहाँ पर होती हैं। तो ज़्यादातर यहाँ पे ना आपस में गुफ्तगू, लास्ट की चाहिए बोलना, वो बोलना, वो बोलना, ऐसी ऐसी बातें होती हैं, और फिर वो यहाँ पे खड़े होते हैं, लंबा सा सांस लेते हैं, और ये दरवाज़ा फिर खुलता है। जब ये दरवाज़ा खुलता है तब वो शार्क्स को पहली बार देखते हैं। वेलकम टू द टैंक। जो इस शो में सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो यहाँ पर होती है। इस टैंक में यहाँ पर आके खड़े हो जाते हैं हमारे पिक्चर्स, और वो फेस करते हैं, वो जो चेयर्स आप देख रहे हैं, वो जो कुर्सियों पे वो फेस करते हैं हमारे शार्क्स को, यानी इन्वेस्टर्स।
जैसे कि ये एक जो हमारे नेक्स्ट पिक्चर है, इनको ज़रा मत दिखाओ अभी, ये सीक्रेट है अभी, ठीक है। यहाँ पर उनका सामान होता है, उनका प्रोडक्ट होता है, उनकी प्रेजेंटेशन होती है, वो प्रेजेंटेशन करते हैं और उसके बाद यहाँ पर बैठे हुए शार्क्स प्रोडक्ट को देखते हैं, सवाल पूछते हैं, जवाब पूछते हैं और बातें बातें करते रहते हैं। अरे व्लॉगर भी आए हुए हैं। हाय व्हाट्स हैपनिंग? वेरी गुड। आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? मैं बस आपके साथ यहाँ एक सेट का टूर ले लूँ। है कहाँ हम, ये बताइए। हम लोग टैंक के अंदर है। वो आप जहाँ से आई वो टनल है जहाँ पे लोग पिच करने से पहले तैयारी करते हैं। यहाँ पर होता है पूरा पिच। शार्क्स, एक शार्क तो आ भी गए हैं, उनको दिखाना मत। 5 शार्क्स वहाँ बैठते हैं, यहाँ से पिच होता है और अपने प्रोडक्ट के बारे में वो बात करते हैं। आप देख रहे हो हमारा क्रू, वो भी एंजॉय करते हैं पूरा पिच और मैं ऑपरेट करता हूँ उधर कहीं पर। हमें भी लेकर जाइए थोड़ा। चलो आ जाओ आ जाओ। ज़्यादा आप दिखा नहीं सकते, ये हमारे एपिसोड पे आएगा। क्या कर रही हैं आप? So that was it. आपको अच्छा स्टेज भी देख लिया आपने, टैंक भी देख लिया जहाँ पे पूरा मैजिक होता है, PCR बिहाइंड द सीन भी देख लिया। तो आप जितने भी आपके व्यूअर्स हैं उनको याद दिला देना कि December 20 मंडे टू फ्राइडे 9 PM सोनी टीवी पे शार्क टैंक इंडिया आ रहा है और मतलब लोगों के जो सपने उन्होंने देखे थे वो पूरा करने वाला है और मैं आपके साथ ऐसे ही जुड़ता रहूँगा आपके शो के साथ, ठीक है? थैंक यू सो मच। थैंक यू, स्टे सेफ और मास्क पहन लेना इसके बाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये जगदीश जासूस का काम ऐसा है कि जिसकी सराहना दुनिया भर में होती है, इसलिए दुनिया भर के अवार्ड आपको मेरे घर मिलेंगे। कभी आना मेरे घर जासूसी करने के लिए, आपको सारे अवार्ड दिख जाएंगे। बस एक नेशनल अवार्ड की कमी है। तो ये जो टीवी स्टार नेशनल अवार्ड की मांग कर रहे हैं ना, मैं सोच रहा हूँ मैं भी उनके साथ बैठ जाऊं और मैं भी मांग करूं कि जगदीश जासूस को भी नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि इस जासूसी में भी दम है। फिल्मों को बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं, हमारी टेलीविजन इंडस्ट्री को कभी भी इस लेवल का रिकग्निशन क्यों नहीं मिला? कई लोग ये कहते हैं कि अरे वो तो टेलीविजन एक्टर है, अरे टेलीविजन शो नहीं करना, मैं टीवी से दूर रहता हूँ अथवा दूर रहती हूँ। पर क्या सारी बॉलीवुड कॉमर्शियल फिल्में बहुत अच्छा काम कर रही हैं? पर टीवी इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंटेंट प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। आप देखो इंडियन टेलीविजन सीरियल्स जो है बड़ी बड़ी, वो कितनी भाषाओं में कितनी कंट्रीज में डब होके दिखाई जाती है। एक आदमी के हाथ में रिमोट होता है, जो थिएटर में जाते हैं तो कैसा भी है तो वो पूरा देख के आता है, उसके हाथ में रिमोट होता है। तो क्या है कि एक प्रोड्यूसर, एक एक्टर, एक डीओपी, एक स्क्रिप्ट राइटर को रोज एक अवार्ड विनिंग एपिसोड देना पड़ता है, वरना कल वो दूसरे सीरियल में चले जाएंगे। हम लोग वी आर टू बी ब्लेम्ड फॉर आवरसेल्व्स ओनली। हमारी तरफ से ही किसी ने वो डिग्निटी नहीं दी। इंडियन टेलीविजन को नेशनल अवार्ड मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु पांडे। मैंने अपने करियर की शुरुआत बॉम्बे में इंडियन टेलीविजन से की थी और मैंने एक शो किया था श्री BR चोपड़ा के लिए जिसका नाम था बेटा। मेरे करियर की शुरुआत वहाँ से हुई। उसके कुछ समय के बाद मैंने कुछ फिल्में की और वो करते करते धीरे धीरे मैंने टेलीविज़न से फिल्मों की तरफ कदम बढ़ाया। तो मैंने फिल्में करीब 40-45 की और उसके बाद पिछले साल मेरे एक मित्र हैं जिनके साथ मैंने बहुत पहले काम किया था, उन्होंने मुझे टेलीविज़न के लिए फिर से याद किया और मैंने वापस टेलीविज़न की तरफ रुख किया और मैंने अपने जीवन का सबसे बेहतरीन काम शुरू किया और वो एक शो है जिसका नाम है अनुपमा, जो TRP रेटिंग में हाईएस्ट है। पिछले 1 साल में, 1.25 साल में या 1.5 साल अब हो गया है उस शो को करते हुए, मुझे बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई। उसमें से सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस तरह से टेलीविज़न इंडस्ट्री में काम होते मैंने देखा है, क्योंकि डेली शो का एक अपनी दुनिया है और उस दुनिया का हिस्सा बनने के बाद मुझे समझ में आया कि इस दुनिया में
कितना बड़ा काम होता है, कितना सारा काम होता है और कितनी मेहनत लगती है। बड़े सारे अवार्ड्स मैंने देखे हैं, फिल्मों को बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं, दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स हैं, फिल्म फेयर अवार्ड है और भी बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो मिलते हैं। क्यों नहीं इंडियन टेलीविज़न को नेशनल अवार्ड मिले। मैंने आज सोचा कि क्यों ना मैं अपने कुछ पुराने मित्रों को जो आज की डेट में टेलीविज़न के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं और उन्होंने बहुत सारे आइकॉनिक शोज़ दिए हैं इंडियन टेलीविज़न को, बहुत एंटरटेनमेंट दिया है, हर लेवल पे एंटरटेनमेंट दिया है, उनको मैं अपने साथ आज यहाँ पे लेके आया हूँ। मैं पहले इंट्रोड्यूस कर दूँ, मेरे लेफ़्ट में दिव्यांका त्रिपाठी बैठी हैं जो इनको इंट्रोड्यूस करने की तो ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा नाम है टेलीविज़न इंडस्ट्री में, इन्होंने बहुत सारे हिट शोज़ दिए हैं। उनके बगल में बैठे हैं जेडी मजीठिया साहब जिन्होंने एक से बढ़ के एक आइकॉनिक शोज़ बनाए हैं जिसमें सारा भाई वर्सेस सारा भाई एक है। और उनके नेक्स्ट जो बैठी हैं बिनायफर कोहली जी, उन्होंने बहुत सारे हिट शोज़, कॉमेडी के बहुत सारे हिट शोज़ दिए हैं जिनमें से मेरा सबसे पसंदीदा हुआ करता था FIR, और आज की डेट में भाभी जी घर पे हैं जो सुपर हिट शो चल रहा है। और उनके बगल में जो बैठे हैं वो मेरे बहुत पुराने मित्र जिनके साथ मैंने एज अ डायरेक्टर भी काम किया हुआ है। मैं एक्टर था राजन शाही भट्ट साहब के लिए, भट्ट साहब प्रोड्यूस कर रहे थे, राजन शाही उस समय डायरेक्ट कर रहे थे। राजन, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ, आपका क्या सोचना है इस बारे में कि हमारी टेलीविज़न इंडस्ट्री को जो आज मुझे लगता है कि सबसे बड़ी, सबसे इन्फ्लुएंशियल और सबसे स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री है जिसका लोगों के दिमाग पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि हम लोग डेली लोगों के घर तक एंटरटेनमेंट पहुंचाते, चाहे वो न्यूज़ फॉर्म में हो, चाहे फिक्शन के फॉर्म में हो, चाहे नॉन फिक्शन के फॉर्म में हो, या गेम शोज़ के जिस फॉर्मेट की आप बात करें, रोज़ हम लोग एंटरटेनमेंट पहुंचाते हैं। तो आज तक हमारी इंडस्ट्री को ये प्लेटफॉर्म सरकार ने कभी इस तरफ क्यों नहीं कोई तवज्जो दी कि हमारे लिए भी नेशनल अवार्ड होना चाहिए और ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिससे हमें वो रिस्पेक्ट मिल सके जो हम ट्रूली डिजर्व करते हैं। थैंक यू सुधांशु फॉर द काइंड वर्ड्स एंड आपने एक अनुपमा शो बनाया एंड यू आर द रीज़न, वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई द शो इज़ डूइंग वेल एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। और कि आपने एक टॉपिक टच किया है जो विच इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई फील वेरी वेरी स्ट्रांगली अबाउट। पहले जब हम लोग डेली वीकली क्या करते थे, दैट टाइम द होल एटीट्यूड ऑफ द इंडस्ट्री वॉज हम लोग वी आर टू बी ब्लेम्ड फॉर आवरसेल्व्स ओनली। हमारी तरफ से ही किसी ने वो डिग्निटी नहीं दी, चाहे आई वुड नॉट मिन्स वर्ड, अब वो परसेप्शन बहुत चेंज हो रहा है, चाहे वो ब्रॉडकास्टर हो, चाहे हमारी अपनी फ्रिटर्निटी हो, चाहे अवार्ड फंक्शंस हो, कि आप एक टेलीविज़न एक शो जो घर बनाते हैं, जैसे रिश्ता के 3,500 एपिसोड, 3,500 एपिसोड ज़्यादा हो गए, मोर देन 13 years ऑफ रनिंग, रोज़ 6 times in a week वो शो आता है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई कैन से कि जितने बड़े हमारे फिल्म के स्टार्स, ड्यूली हम उनको विद फुल रिस्पेक्ट्स, बट आप एक ही शो को फॉर 13 years आज भी वो टॉप 3 शोज़ में हैं इंडियन टेलीविज़न के, क्या आप उनको देख सकते हैं? टेलीविज़न बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, योर डेली लाइफ, यू लिव विद द कैरेक्टर्स, यू डू दैट, बट कभी भी उसको वो रिकग्निशन क्यों नहीं मिली? दैट इज़ ऑलवेज अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन विच इज़ ऑलवेज बर्निंग इन साइड मी एंड थैंक्स टू यू रेज्ड इट। कि हमेशा देखा कि एक टीवी को स्टेप डाउन ही समझा गया, अगर कुछ नहीं हो रहा तो टीवी कर लो, अरे फिल्म नहीं चली तो टीवी कर लो, बट आई थिंक वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड शार्प पीपल अंडरस्टूड व्हाट इट्स गोइंग टू बी इन द फ्यूचर एंड नाउ ऑल्सो व्हाट इट विल बी इन द फ्यूचर। एंड नाउ चाहे कोई भी हो, चाहे बड़े फिल्म स्टार्स भी हों, दे लुक एट टीवी एज अ प्लेटफॉर्म फॉर एंडोर्समेंट्स, they look at platforms say कि they are also TV stars or TV actors or whatever. Big actors come to promote their films on and I think both the mediums are very correlated today. So I'm very thankful. I've seen the entire shift change. कि जब हम जो मेरे एक्टर्स होते थे, जो टेक्नीशियंस, राइटर्स, आई मीन द रियली द पीपल बिहाइंड दिस, हम अवार्ड फंक्शन में जाते हैं, टीवी अवार्ड फंक्शंस में, और हम देखते थे कि जैसे वो शो जो 8-9 साल पहले काम कर रहा है, वट एवर इट इज़, जो फेसेस दिखाई देते हैं उनको हमेशा एक्नॉलेजमेंट मिलती है, TRP शायद उसकी वजह से आती है, बट एकदम से टीवी वालों को सेपरेट, और एक फिल्म स्टार, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम द फर्स्ट वन हु वुड से लेट अस गिव रिस्पेक्ट टू एवरी एक्टर, एवरी टेक्नीशियन, बट सामने कैसे वही ब्रॉडकास्ट से ट्रीट करता था, वन फिल्म स्टार हैज़ कम, और एकदम से हम टीवी वालों को साइड पे कर दिया या बिठा दिया चेयर पे कि भाई अभी वो फिल्म स्टार आएंगे, उनको सबसे पहले देना, और ये बेचारे एक्टर्स जो डे नाइट मेहनत कर रहे हैं, जो वापस शायद उस अवार्ड फंक्शन के बाद वापस शूटिंग करने जाएंगे
यू नो वो जो आपकी TRPs एक्चुअली लेके आते हैं, वो बेचारों के वो टेक्नीशियन एक्टर सबको ऐसे सेकेंड क्लास सिटीजन था, बट द परसेप्शन हैज़ चेंज एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू द वे आवर वर्क इज बीइंग स्पोकन ग्लोबली। दिव्यांका, व्हाट डू यू थिंक? 91 में प्राइवेटाइजेशन हुआ टेलीविज़न का, जब गवर्नमेंट से हटकर प्राइवेट बॉडीज़ ने शोज़ बनाने शुरू किए। तो 91 से लेके आज तक सिर्फ 30 साल हुए हैं। कहाँ उसको फिल्म्स को एक पूरी सेंचुरी मिली है डेवलप होने के लिए, और हमें सिर्फ 30 साल। और 30 साल में हम आंकलन कर रहे हैं कि टेलीविज़न पे अच्छा कंटेंट बन रहा है कि नहीं। मैं पूछती हूँ, मैं ये सवाल भी अभी जो उठाने वाली हूँ इसलिए क्योंकि कई लोग, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, कई लोग ये कहते हैं कि अरे वो तो टेलीविज़न एक्टर है, अरे टेलीविज़न शो नहीं करना, मैं टीवी से दूर रहता हूँ अथवा दूर रहती हूँ। पर क्या सारी बॉलीवुड कॉमर्शियल फिल्में बहुत अच्छा काम कर रही हैं? वो कॉमर्शियल हैं, करोड़ों में कमा रही हैं, पर क्या हम ये कह सकते हैं कि उन सब का कंटेंट असल में बहुत कमाल का है? नहीं। कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल सिनेमा है, दो प्रकार के सिनेमाज हैं। वैसे ही टीवी अनफॉर्चुनेटली इतने सालों में टोटली कॉमर्शलाइज हो चुका है। एंड वो क्यों हुआ है? क्योंकि जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है, मैंने रियलाइज़ किया, उसके बाद से हमें कभी सराहा तो गया नहीं। जो नॉन कॉमर्शियल सिनेमा है उसको अवार्ड मिलते थे, फेस्टिवल फिल्म्स होती हैं, फेस्टिवल में जाते हैं, आपको अवार्ड मिलता है, आपको अच्छा लगता है कि हमने चलो बहुत खर्चा नहीं किया, हमने करोड़ों नहीं कमाए, पर हमारी फिल्म को एक अवार्ड मिला। और आप उस एक अवार्ड के लिए, उस एक तमगे के लिए आप बहुत मेहनत करते हो, आप जमा टिका के एक फिल्म बनाते हो काफ़ी सारी रिसर्च के बाद। टीवी में वो तमगा कभी मिला ही नहीं, हमें कभी कोई मेडल नहीं मिला अच्छे काम के लिए। आपने ये सारा भाई सर, वो शो मैं आज भी देखती हूँ रिपीट में, और मैंने शायद आपको एक दिन बाद में बात करते हुए बताया था, मैं लोगों को बोलती हूँ भाई सारा भाई देखो, कमाल शो है। वो उस ज़माने में बना था, शायद वो तब रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था। आज भी जो आज की जनरेशन है वो देखती है, वो आज भी रिलेटेबल है। रियली हैट्स ऑफ टू यू फॉर रियल। एक वॉल्यूम की बात करें बिजनेस के, सिनेमा, टीवी, तो हमने जब कुछ ये प्रेजेंटेशन किया था, डेटा था 2019-20 में, कोविड से पहले, कि 200 करोड़ लोग का फुटफॉल सिनेमा में रहता था। उसके सामने आप गिने तो 200, हमारे वहाँ 20 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं। पूरे साल में अगर 200 करोड़ लोग नहीं, यदि एक पिक्चर ने 2 करोड़ का बिजनेस किया, कोई इतने लोग गए गिन के, तो जो फुटफॉल्स वहाँ होते थे, उसके सामने टीवी में एक घर में भी अगर 4 लोगों को ले लो और वो रोज़ टीवी देखता है, तो इसकी आप गिनती करोगे तो टीवी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हम फिल्म से कोई हमारे साथ हैं, हम इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन कहा जाता है, सब इकट्ठा है। पर हुआ क्या है ना, जो लोगों का, और जहाँ की हम स्ट्रेट बात करें तो कि हम आज बात करें, समझो कि एक रिस्पेक्टेबल अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स का, उन लोगों का नज़रिया जो है वो इतना बदला नहीं है। शुरू क्या होता है, हमारे भी टीवी अवार्ड्स के फंक्शन से बहुत अच्छे जाते हैं, लोग देखते हैं, TRP भी अच्छी आती, पर बात जो होती है ना कि देश का सबसे रिस्पेक्टेबल अवार्ड जिसको कहा जाता है, कहते हैं नेशनल अवार्ड। एक्टरों को भी काफ़ी फिल्म के अवार्ड्स मिलते हैं, काफ़ी फिल्म के अवार्ड यहाँ लेते हैं, वहाँ लेते हैं, अब्रॉड जाके कुछ ले आते हैं, और उसके बारे में ना कहें बिकॉज वो अच्छे ही है, मज़ा आता है देखने का। पर सवाल ये है कि वही एक्टर को पूछो, वो जब उसको नेशनल अवार्ड किसी परफॉर्मेंस के बारे में मिलता है, वो कितना, वो ट्रॉफी को कितने संभालते हैं, उस तरह ड्रेसअप होके किस तरह जाते हैं, क्या खुद, तो जो प्राउड वाली फील होती है, वो फील जो है कि आपकी टैलेंट का देश के सर्वोच्च अधिकारी ने, प्रेसिडेंट ने उसको रिकग्नाइज किया और आपके यहाँ एक मेडल लगा आपको, वो जो रिस्पेक्टेबिलिटी की बात है ना, तो टीवी आज ऐसा काम करता है और उसमें वो टीवी डिज़र्व करता है कि उसको 20 साल पहले, मैं कहता हूँ ना, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था तो हम भी उतने, पर नाउ टुडे इफ यू गो टू सी इन दिस 20 years द वे वी ऑल हैव प्रोग्रेस्ड, इट इज़ फार बिगर देन एनी अदर एंटरटेनमेंट सेक्टर। आपको एक फिगर के तौर पे कहता हूँ, हमारे यहाँ कम से कम 900 से ज़्यादा चैनल से ज़रूरत चलती है, टेलीकास्ट होती है, कितना कंटेंट आता है, और पूरे वर्ल्ड में वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन प्रोड्यूसिंग टेलीविजन सॉफ्टवेयर। तो जब आपको इंटरनेशनल लेवल पे
अब सिनेमा के लिए शायद ये ना कहो, किसी और के लिए शायद ना कहो, पर टीवी इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंटेंट प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। आप देखो इंडियन टेलीविजन सीरियल्स जो है बड़ी बड़ी, वो कितनी भाषाओं में, कितनी कंट्रीज में डब होके दिखाई जाती है। तो आपको कितना, आप दुनिया के बाहर भी रिकग्निशन आ रहा है, तो आपकी कंट्री में आप रिकग्निशन नहीं करना चाहते, तो हमको बड़ा अफसोस होता है कि ऐसा क्यों। एंड दैट्स द ओनली रीजन व्हाई आई हैव टेकन द लिबर्टी ऑफ सीकिंग हेल्प फ्रॉम माय फ्रेंड्स हु हैव। मैं एक पॉइंट और बोलना चाहूँगी। हाँ, तो जैसे उन्होंने बोला कि एक आदमी के हाथ में रिमोट होता है, जो थिएटर में जाते हैं तो कैसा भी है तो वो पूरा देख के आता है, उसके हाथ में रिमोट होता है। तो क्या है कि एक प्रोड्यूसर, एक एक्टर, एक डीओपी, एक स्क्रिप्ट राइटर को रोज एक अवार्ड विनिंग एपिसोड देना पड़ता है, वरना कल वो दूसरे सीरियल में चले जाएंगे। कल तो क्या 2 मिनट के अंदर थोड़ा कंटेंट बोरिंग हुआ ना, चल म्यूजिक क्राइम देखते, ये देखते। तो रोज रोज तुम्हें रेस में फर्स्ट आना है, रोज रोज बैठ के वो लिखना है, और वो भी अगेन रनिंग अगेंस्ट टाइम। तो उतनी स्पीड से गाड़ी भगानी है, उतनी अच्छी ड्राइविंग करनी है, एक्टर को उतना, रोज़ एक एक्टर को उतना ही हाई लेवल का परफॉर्मेंस देना है, रोज़ अपने आप को मोटिवेट करना है, रोज़ अपने साथ भागना है। यू आर रनिंग अगेंस्ट योर सेल्फ एवरी डे टू डू बेटर एंड बेटर एंड बेटर। एंड यू अगेन आई एम सेइंग कि हम कम्पीट किसके साथ करते हैं, दूसरे चैनल पे बड़ी बड़ी मूवीज़ भी आ रही होती है। to keep that audience, you're competing with yourself. And then if shows like his are running for 13 years with competing with award winning content every day. बिनेफर की एक बात से फिर से एक टॉपिक पे बार बार इसमें आना क्यों पसंद करता हूँ, चाहूँगा कि द गवर्नमेंट शुड, ये जो अथॉरिटीज़ हैं जो नेशनल अवार्ड टेलीविज़न को क्यों देना चाहिए, उसके अगर पैरामीटर्स देखते तो एक कोविड की बात निकली तो करता हूँ। हमने तभी यही कहा था कि आज लोगों को घर में रखना है, लॉकडाउन है, आप कह रहे लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना है, तो लोगों को घर में रखा किसने ज़्यादा से ज़्यादा? तो हमने किसी भी चैलेंजेस में, हमारे टीवी सेट के अंदर बायो बबल में लोग घर नहीं गए, लॉकडाउन में अंदर ही रहे, वर्कर्स वहीं सोए, परिवारों से दूर रहे, सबने क्या क्या नहीं भुगता, आपके एसओपी को फॉलो किया, हमने 4 लोग हीरो हीरोइन के बीच में डिस्टेंस से लेके जो कुछ था सब किया, पर हमको जब मौका मिला वी एंटरटेन्ड पीपल। और उस वक्त वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, एक्चुअली टीवी प्रोड्यूसर्स, टीवी इंडस्ट्री वर्कड एज कोविड सोल्जर्स। क्यों? कोविड वॉरियर्स क्यों? क्या था? एक साल मेरी यूनिट सेट पे ही रही। और उसकी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमने तभी मुद्दा कहते थे हम गवर्नमेंट को कि हमको आप काम कर रहे थे, क्योंकि हमारी भी तो जान जोखिम में है। पर उसका हमारा मुद्दा क्या था? WHO ने कहा था कि कोविड के बाद, कोविड तो शायद वैक्सीनेशन आ जाएगी, चला भी जाएगा, पर ये जो एक वैक्यूम छोड़ देगा और इस दौरान लोगों को जो डिप्रेशन वगैरह की बीमारियां हैं उसको कॉम्बैट करना सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी होने वाली। दैट टाइम यूज्ड टू टेल कि टीवी इंडस्ट्री को आप थोड़ा मौका दे दीजिए, हमको पॉकेट्स में भी काम करने दीजिए, एंड वी कुड डू इट। एंड हमने उस वक्त सरकार के पास साथ खड़े रहकर, पूरे देश के साथ खड़े रहकर काम किया। आप सभी ने वैसे शोज बनाए हैं, बहुत इंस्पिरेशन दी है लोगों को, बट हमारे शो में भी हम लोग जिस तरह के इश्यूज को एड्रेस करते हैं जेडी भाई, जो चाहे वो विमेन अपलिफ्टमेंट के लिए हो या उनको ये सिर्फ अवेयर कराना कि भाई आप सिर्फ घर में घर संभालने के लिए या बच्चों को बड़ा करने के लिए नहीं है, आपकी शादी सिर्फ इसलिए नहीं हुई है, आप खुद भी एक इंसान हैं, एक आपका अपना वजूद है। तो इस तरह के जो सोशल मैसेजेस हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग, और उसके अलावा किसी एक फिल्म का शायद एक कोई मुद्दा हो सकता है कि यार चलो एक वुमन ओरिएंटेड फिल्म बनाते हैं, है ना, वो एक फिल्म आती है, 2 घंटे की फिल्म होती है, आती है और चली जाती है, बट हम अपने शो में कंटिन्यूसली कोई ना कोई इशू एड्रेस करते हैं, और यही सबसे बड़ी वजह है। टीवी का प्रॉब्लम ही है, जो एक हमारा टीवी का प्रॉब्लम भी होता है, हमको वो भी बोलना चाहिए कि हम बिजी हो जाते हैं ना, तो हमको वो चीजें रह जाती, पर नाउ बिकॉज यू टेकन दिस वी मस्ट पुट इन आवर्स, रिक्वायर्ड आवर्स, क्योंकि यहाँ नहीं है सिर्फ, it's a long process. You know what, Sudhanshu, what really got me motivated, I'm again telling you, is because I know your commitment, your time frames. जब आप शूट करते हो अनुपमा के लिए, क्या लाइफ स्टाइल है, फैमिली के लिए टाइम आप कम निकाल पाते हो इन दिस इंटायर साइकिल जैसा हमारा होता है, उसमें ये एक लेके आना एक ऐसा मुद्दा विच इज़ आई थिंक वो हर इंसान, चाहे हमारे लाइटमैन हो, ड्रेसमैन हो, चाहे हमारे कॉस्ट्यूम्स के हो, चाहे हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स हो, एक्टर्स, राइटर्स, सबके लिए आपने जो आवाज़ उठाई है, और एक गवर्नमेंट को जो आई मीन एक लाइक यू आस्क देम टू डू समथिंग अबाउट इट, आई थिंक इट्स ब्रिलियंट। व्हाइल यू आर वर्किंग
so hard on the medium while working on the platform, on the thing, then to do that is commendable. Thank you so much. Thank you so much. और मैं अब यही कहूँगा कि आज मेरी बहुत हौसला अफजाई हुई है। हम लोग ये क्वेश्चनर नहीं कर रहे थे, हम लोग का बेसिक आइडिया यही था कि हम लोग साथ में बैठ के इस बात को डिस्कस करें और देखें कि हम लोग सब सेम पेज पे हैं कि नहीं। तो मुझे तो ये रियलाइज़ हुआ कि मुझसे पहले से ही जेडी भाई और ये लोग ऐसा सोचते रहे, इनका भी विचार यही है। तो आज हम लोगों ने इस चीज़ की एक शुरुआत की है, तो भगवान की कृपा से हम लोग इस मोमेंटम को और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे और इसको स्ट्रेंथ देंगे। सारी इंडस्ट्री जो है हमारी वो सब इस बात को समझेगी और हमारे साथ आएगी और एक दिन हम लोग ज़रूर अपना ये सपना पूरा करेंगे और नेशनल अवार्ड्स फॉर इंडियन टेलीविज़न हम लोग ज़रूर क्रिएट कर पाएंगे एज अ प्लेटफॉर्म टू डेकोरेट आवर इंडस्ट्री। एंड वी नीड योर सपोर्ट, ऑडियंस सपोर्ट। प्लीज़ राइट टू द गवर्नमेंट। आप रोज़ टीवी देखते हैं, ये आपका अवार्ड होगा। आप जिनके इतने चाह के ये सितारे हैं, जितने लोगों के चाह के, प्लीज़ राइट टू देम, प्लीज़ राइट टू द गवर्नमेंट। यू नीड इट, यू वांट इट, इट इज़ योर राइट कि आपके चहीते कलाकारों को, टेक्नीशियन को ये अवार्ड मिले। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, मेरे ख्वाबों में जो आई, क्या अमेजिंग लुक था काजोल का। बट डू यू एक्चुअली नो कि डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने काजोल की स्कर्ट को सेट पर उसी टाइम कतर दिया था, यानी काट दिया था, बिकॉज द ओरिजिनल लेंथ उनको लगा कि बड़ी लॉन्ग है, अच्छी लगेगी नहीं। एंड वाकई में She looked totally OMG। वैसे OMG ये मेरा इंडिया का नया सीजन लेकर तो आ रहे हैं कृष्णा अभिषेक भी। तो चलिए इनसे हो जाए कुछ OMG टाइप सवाल जवाब। नाम विजय दीनानाथ चौहान। कटरीना या कश्मीरा? कटरीना, ओह सॉरी। गोवा या केरला? गोवा यार। हाँ, वो मसाज की प्रॉब्लम हो जाती है मेरे को। मसाज की प्रॉब्लम हो जाती है। OMG कृष्णा? हाय। दिल्ली में? आपने OMG कहा? तो मैं OMG की शूटिंग कर रहा हूँ। वैसे हमको पता है OMG की शूटिंग कर रहे हैं, हम नाटक कर रहे थे। ये हमारा वो खुद बोलते हैं ना, वो शॉक वैल्यू थोड़ा सा कैमरे के लिए हम लोग करते हैं। कैमरे के लिए हम लोग कर रहे थे क्योंकि कृष्णा है तो नॉर्मल स्टार्ट तो हो नहीं सकती। अब ऐसा भाई, OMG ये मेरा इंडिया। कृष्णा इस शो को 7 सीजन से होस्ट कर रहे हैं, ये 8वां सीजन है। ये बताइए कि ये मेरा इंडिया, हाँ, तो इंडिया की जब बात करते हैं तो बड़ी सारी वैरायटीज हैं, तो मैं कुछ चॉइसेस आपको देता हूं कि भैया क्या चूज करेंगे, गोवा या केरला? गोवा यार, गोवा, डेफिनेटली गोवा। और किसके साथ जाएंगे? ऐसे मैं खुल के नहीं बता दिए हम। कश्मीरा को नहीं बताएंगे, कश्मीर और बच्चों के साथ जाएंगे। कश्मीर और बच्चे के साथ जाएंगे, ठीक है। वो मैं बाद में इनसे पूछूंगा कि असल में किसके साथ जाएंगे। अच्छा, चाय या लस्सी? लस्सी। चाय मैं बिल्कुल नहीं पीता। लस्सी। लस्सी। कटरीना या कश्मीरा? कटरीना, ओह सॉरी। वो क्या है ना, इंस्टेंट निकलता है ना, क्या करेंगे। अरे कटरीना बड़ी स्वीट है, मैं बड़ा काम किया उनके साथ, मतलब अपने शोज में कई बार गेस्ट आ चुकी हैं। कॉमेडी सर्कस से आती हैं कटरीना। बिल्कुल। शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन एंड आई विश हर ऑल लक। वो जितनी खूबसूरत हैं, लोग उनके जितने फैंस हैं, आई थिंक उनका हार्ट भी उतना ही खूबसूरत है। शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन। लोग तो पर्सनली जानते नहीं हैं उनको, हम जानते हैं क्योंकि हम काम करते हैं। तो मैं उनको ऑल लक विश करना चाहूँगा, मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। एंड शी, वो जैसे क्यूट हैं, स्वीट हैं, वो ऐसे ही स्माइल करती रहें और हमेशा खुश रहें। अच्छा, ये कॉलेज में आप, मैंने सुना था कि मतलब आपके इंटरव्यू में आपने बोला था आप मामा के कपड़े पहन के चले जाते थे, तो वो सुनाइए वो किस्सा। मेरे पास तो सारे कपड़े हैं, मैं तो एग्जीबिशन लगा सकता हूँ। मेरे पास हीरो नंबर 1 के एक गाना बड़ा हिट हुआ उनका, वो अखियों से गोली मारे, उसमें उन्होंने एक टी-शर्ट पहनी है, उसमें बॉस लिखा हुआ, वो बड़ा पॉपुलर, येलो कलर की, येलो ब्लैक कलर की, वो मेरे पास पड़ी हुई है। तो ऐसे उनके बड़े कपड़े हैं जो वो हम लोग घर पे डाका बोलते थे उसको। डाका मीन्स डाका डालते हैं ना जैसे, तो गोविंदा जी के बड़े कपड़े होते थे, तो वो सब महंगे महंगे होते थे, तो वो कहीं इधर उधर देते नहीं थे, तो वो हम लोगों को बांट देते थे कि कॉलेज जाता है वो पहन ले। तो ऐसे मैंने कई सारे कपड़े उनके कलेक्ट किए और मैं कॉलेज में बड़ा पॉपुलर था, मीठी बाई कॉलेज से मैं हूँ बॉम्बे में, तो मैं उनके कपड़े पहन के जाता था और उस टाइम पे उनके गाने हिट होते थे, तो जितनी लड़कियाँ होती थी वो हमेशा मेरी तरफ
मैं अट्रैक्ट करने के लिए एक्चुअली उनके कपड़े हाँ, पहनता था। इसीलिए OMG लगातार जो शो के प्रोड्यूसर हैं वो दबाव बना रहे हैं कि शो की ब्रांडिंग इसमें होती रहनी चाहिए, तो हम OMG, क्योंकि कृष्णा की जो ओवरऑल लाइफ रही है वो OMG रही है। बहुत सारे OMG मोमेंट्स हैं। एक OMG मोमेंट ये था, अमिताभ बच्चन की आपने मिमिक्री की थी, फिर बच्चन साहब ने, आप छोटे थे बच्चन साहब ने, आपने खुद आपको बताया याद था है? अरे वाह, क्या कि बात है, बच्चन बहुत साहब ने अच्छी कहा था बात हाँ है। भाई क्या, तो वो हाँ, जो correct। डायलॉग सुनाया था तो वो तो बड़ा हाँ। OMG डायलॉग है, तो सुनना चाहेंगे सब लोग भी, और क्या वो वाकया हुआ था? वो एक्चुअली बच्चन साहब के यहाँ होली जो है वो बड़ी पॉपुलर है। अभी नहीं हुई वो काफ़ी टाइम से, लेकिन पहले बड़ी पॉपुलर थी। जितने फिल्मी लोग, जितने हीरोज थे वो सब होली पे जाते थे। तो एक दिन होली का दिन था, तो मामा ने गाड़ी में बैठ गए, मुझे बोलते हैं कि चलो कि बच्चन साहब के यहाँ जाना है होली खेलने। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया कि मैं बच्चन साहब को मिमिक करता था। तो मैं गया, तो हम लोग ऐसे खेल रहे थे, बच्चन साहब आए, तो मामा ने मिलाया, मेरा भांजा है, मैंने उनके पैर छुए। बोलता ये दिखता बड़ा सीधा है लेकिन ये आपकी मिमिक्री करता है। और मैं घबरा गया। मैंने बोला मैं बच्चा ही था। तो बच्चन साहब ने ऐसे मेरे पे हाथ रखा, बोलते हैं अच्छा आप हमारी मिमिक्री करते हैं, अच्छा सुनाइए कुछ। तो उस वक्त तो मेरे अंदर से ना निकली नहीं आवाज़, लेकिन मैं उनका वो अग्निपथ का डायलॉग बोलता था, वो गाँव मांडवा आए, नाम विजय दीनानाथ चौहान, बाप का नाम दीनानाथ चौहान, गाँव मांडवा। बस ये मैंने उनको 3 लाइनें ही निकली थी उनके सामने। तो उन्होंने बोला हाँ यार बहुत बढ़िया करते हो। मुझे पता नहीं था कि कल को हम लोग ऐसा कोई शो बनाएंगे बड़ा, और उसमें हम लोग सब यही मिमिक्री या मस्ती करेंगे। आई डेंट नो दैट। आपको बड़ा, इनको सब पता है यार। ये ABP वाले पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे सब सामने से आ रहा है, मैं नहीं दे रहा हूँ। वो देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी जर्नी बिल्कुल OMG रही है, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, सो वंडरफुल। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बड़े इंटरव्यूज देता हूँ, बट आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ABP न्यूज आपको रखे आगे।